हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को कंप्लीट ही कर देंगे। इसमें टोटल 19 सेक्शन हैं, तो ज़्यादा बड़ा एक्ट भी नहीं है। और ये एक्ट जो है अभी राजस्थान जुडिशरी का जो प्रीलिम आएगा, मेंस आएगा, उसमें भी आएगा। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह करके और फिर बार बार 3-4 दिन के गैप पे इसे रिवाइज करते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। मेंस प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं और आ चुके हैं। चलिए, टोटल सेक्शंस है 19। देखिए, ये कमेंसमेंट में तो वैसे 16 मई 1958 को आया था। ये डेट कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसका इन्फोर्स देखते हैं तो ये पूरे इंडिया पे अप्लाई नहीं होता। ये कैसे होता है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने स्टेट में अपने मुताबिक अपनी जो इन्फोर्समेंट डेट है उसके हिसाब से इसे लाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे जौन सा स्टेट चाहे वो उस हिसाब से उसको नोटिफाई करके फोर्स में ला सकता है। क्योंकि हम राजस्थान जुडिशरी के लिए भी इसको कर रहे हैं, बाकी अगर आप और स्टेट का करते हैं तो आप एक बार अपना इन्फोर्समेंट डेट देख लेना। मैं राजस्थान के लिए अभी बता रही हूँ। तो ये राजस्थान में आया फोर्स में 1 अक्टूबर 1962। ठीक है, तो इस डेट को आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इन्फोर्समेंट डेट ज़रूर आ जाती है, तो 1 अक्टूबर 1962। तो किसी भी एक्ट को करने से पहले उसका ऑब्जेक्ट ज़रूर जाने। तो ऑब्जेक्ट इसमें है कि रिलीज़ करना ऑफेंडर को प्रोबेशन पे या आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। एडमोनिशन होता है एक तरह से वार्निंग या कोई इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, वार्निंग दे के छोड़ देना या कोई इंस्ट्रक्शन देना, कोई मतलब इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कंडीशंस। तो ये सब आता है आपके ऑब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो फर्स्ट सब सेक्शन कहता है इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट को कहेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, और सेकंड में है पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। थर्ड में है कि जब मैंने आपको पहले बताया कि जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तब वो इन्फोर्स में लाती है। ठीक है, और इसमें आप ध्यान देना जो सेक्शन 360 सीआरपीसी है वही जो वहाँ पे लिखा है यही वो थोड़ा सा वाइड कह लीजिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कह लीजिए। तो सीआरपीसी का 360 और ये जो पूरा एक्ट है इसके प्रोविजन सेम ही हैं। यानी कि क्या है, मान लो किसी स्टेट ने इसे इन्फोर्स नहीं किया है तो सीआरपीसी 360 तो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंट भी देखो होल ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे जैसे जो स्टेट है उसे नोटिफाई करता जाएगा, फोर्स में लाता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टेट में नहीं है तो सीआरपीसी तो है ही, 360 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस एज सच इसमें भी इम्पॉर्टेंट है प्रोबेशन ऑफिसर की। उससे पहले है कोड। कोड जहाँ पे यूज़ होगा उसका मतलब होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ध्यान रखना, हम जो पढ़ते हैं अपने जो जुडिशरी के एग्ज़ाम या वैसे भी, तो हम पढ़ते हैं 1973 का एक्ट और ये है 1898। इस एक्ट के मुताबिक जो कोड है उसका मतलब होगा, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ओके, और बी इंपॉर्टेंट है प्रोबेशन ऑफिसर। तो सेक्शन 13 में जो ऑफिसर अपॉइंट या रिकॉग्नाइज किया गया है वो है कौन, प्रोबेशन ऑफिसर। कहाँ डिफाइंड है, बी में। ठीक है, 13 का पूछें तो आप बता सकते हैं, पहली लाइन लिख सकते हैं प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइंड कहाँ पे है, और बी में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो कहाँ पे अपॉइंट या रिकॉग्नाइज हो रहा है, अंडर सेक्शन 13। सी डिफाइन करता है प्रिस्क्राइब्ड को, यानी कि रूल से जो प्रिस्क्राइब्ड है इस एक्ट में वो प्रिस्क्राइब्ड होगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डी देखिए, डी कहता है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन इस एक्ट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में यूज हुए हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया, क्योंकि चार ही चीज़ें यहाँ डेफिनेशन में है, तो डिफाइन नहीं किया तो उनका वही मतलब होगा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उन चीज़ों का मतलब, उन वर्ड्स का मतलब है। ठीक है,
तो सीआरपीसी चलेगी। उसके बाद है सेक्शन 3। सेक्शन 3 और 4 इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, ध्यान दीजिएगा। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, यानी कि कोर्ट की पावर है कि वो कुछ ऑफेंडर जो हैं उनको केवल एडमोनिशन, वार्निंग वगैरह दे के छोड़ सकती है। तो उसका क्या प्रोसीजर है, इसमें आप 10 नंबर तक का क्वेश्चन मेंस का आ जाए इफ़, तो आप ये लिख सकते हैं। मैंने इसे पॉइंट्स में बांट दिया है, ठीक है। सेक्शन 3 में वैसे सबसेक्शंस नहीं हैं, पैरा में चल रहा है, तो हमने पॉइंट्स में बांट दिया है। तो सबसे पहले एसेंशियल मान लीजिए फिर इनको। तो क्या कहा है देखो, मान लो कोई पर्सन है और गिल्टी फाउंड हो जाता है। क्या वर्ड यूज हुआ है, गिल्टी, यानी कि सारी प्रोसीडिंग हो चुकी हैं, ट्रायल हो चुका है और उसे गिल्टी ठहराया गया है एक ऑफेंस में। 5 तरह के ऑफेंस हैं, ये याद करने हैं, 379, 380, 381, 404, 420। मेनली थेफ्ट वगैरह, चीटिंग वगैरह से ये करते हैं। तो ये 5 सेक्शन किसके, इंडियन पीनल कोड के, ठीक है। इंडियन पीनल कोड के ये जो ऑफेंसेस हैं या और, ठीक है। दूसरे वो ऑफेंस हैं जिनमें 2 साल से कम की सजा दी जा सकती है, या फिर फाइन या फिर दोनों, यानी कि 2 साल की इससे कम सजा और फाइन, ठीक है। 4th चीज बताई है, किसी और लॉ में 2 साल से कम या फाइन, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है आपको याद रखनी है, कौन कौन से ऑफेंसेस में। यहाँ पे ऑफेंस डिफाइंड कर दिए हैं और यहाँ पे ऑफेंसेस लिखे हैं 2 साल से कम, ये 2 साल से वाले आईपीसी में या किसी और लॉ में। तो यहाँ पे मैंने अलग पॉइंट में ले लिया अदर लॉ में, और फाइन दोनों के साथ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए ऑफेंसेस। दूसरी कंडीशन है कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट ना हुआ हो, यानी कि प्रूव ना हुआ हो, ठीक है। वर्ड है प्रूव, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन तो है लेकिन मान लो प्रूव नहीं हुई है तो नहीं आएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी। प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ, सेकंड कंडीशन ये आ जाती है। थर्ड है, कोर्ट जो है ओपिनियन कंसीडर करता है कि ऑफेंस जो है उसका नेचर और ऑफेंडर का कैरेक्टर, ठीक है। ये दोनों सेक्शन 4 में भी चलेंगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद क्या करेगा कि आप उसे आईपीसी में पुनिश नहीं कर सकते, मतलब आप ये ऐसा सोचते हो, कोर्ट को ऐसा लगता है फॉर द जस्टिस कि इसको जो है कन्विक्ट यानी कि सेंटेंस नहीं देना है, ठीक है। और जो अंडर सेक्शन 4 है, गुड कंडक्ट पे जो प्रोबेशन देते हैं उस पे छोड़ते हैं, वो भी नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों यानी कि अप्लाई नहीं होने हैं। तो व्हाट विल डू, क्या होगा, रिलीज हो जाएगा आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ये आपके सेक्शन 3 में बेरेक में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पुनिशमेंट ऑफ रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4। फिर कोमा है, ठीक है, और रिलीजम थी, यानी कि 2 चीजें हैं, सेंटेंस नहीं दिया और 4 में यानी कि आगे सेक्शन 4 पढ़ेंगे जिसमें प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर रिलीज करता है, वो भी नहीं किया, कोमा रिलीज हम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। अब ये रिलीज वाला पढ़ेंगे कोर्ट में, जो हमने इंस्टेड से पहले पढ़ा था, तो कोर्ट में रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। तो ये 5 इसके इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है देखो, प्रीवियस कन्विक्शन जो है, जो यहाँ हम ऊपर बात करके आए हैं, सेकंड एसेंशियल जो मैंने बनाया था कि प्रीवियस कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, प्रूव नहीं होना चाहिए, तो उसमें कहता है मान लो सेक्शन 3 या 4 में उसे पहले रिलीज किया जा चुका है, तो वो प्रीवियस ऑर्डर हुआ, कन्विक्शन तो नहीं हुआ, तो ये भी यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ब्रॉडली क्या है कि अगर 3-4 में वो पहले रिलीज हो चुका है तो वो इस में दोबारा नहीं हो सकता, यानी कि आप इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो एक बार उठा सकते हो सेक्शन 3 और 4 का। इसीलिए एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो
प्रीवियसली कन्विक्शन है अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4, यानी कि 3 और 4 में जो ऑर्डर पास किया गया है उसके खिलाफ उस वो भी इंक्लूड होगा प्रीवियस कन्विक्शन में। मतलब ये होगा कि आपको पहले 3 या 4 का बेनिफिट ना मिला हुआ हो। ठीक है, एक केस लिख लेना, चाहे तो सेक्शन 3 आए तब भी, सेक्शन 4 आए तब भी। ये मेंस में आप लिखेंगे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। कमांडेंट 20th बटालियन ITBP वर्सेस संजय बिंजोला 2001 सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट केस को लिखना 3 और 4 सेक्शन दोनों में। मैंने सेक्शन 3 में के नीचे लिख दिया है, आप 4 में भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्या कह रहा है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, बेनिफिट नहीं ले सकता 3 या 4 का एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि आपको 3 या 4 लगाए या नहीं, आप उसको एज अ राइट बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज द कोर्ट विच हैज टू पास appropriate orders in facts and circumstances and having regard to relevant factors। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 3 और ये 4 में भी इंक्लूड होगा ये केस जो मैंने अभी बताया। उसके बाद है सेक्शन 4 जो इस एक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अभी आया कि रिलीज कर सकते हैं प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, तो वो क्या है देखो, इसमें है सब सेक्शन है इसमें। फर्स्ट में देखो क्या कहता है, तो ये फर्स्ट में मैंने सब पॉइंट बनाए हैं 4। ठीक है, ये फर्स्ट सब सेक्शन ही है। कौन पर्सन होंगे जो गिल्टी पाए जाते हैं, और ऑफेंस क्या है, डेथ नहीं होनी चाहिए और लाइफ इम्प्रीजनमेंट का ऑफेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो देखो वही नेचर ऑफ ऑफेंस और कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। उसे रिलीज किया जा सकता है किस पे, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। ये यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऑफेंस का नेचर देखा जाता है, किस सर्कमस्टांसेस में है, और ऑफेंडर का कैरेक्टर देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, ग्राउंड्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये ज़रूरी है लिखने। ठीक है, और ऑफेंसेस बता ही दिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने। तो ये कहता है आगे कि उसे रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या प्रोसीजर है देखो, उसे रिलीज किया जाएगा बॉन्ड पे, विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है, श्योरिटी के साथ कर दे या बिना उनके भी कर दे। और कहा है कि जब भी बुलाएंगे तो सेंटेंस को सारा वो प्रोसीजर करने, यानी कि सेंटेंस को जो आपके खिलाफ लगाई गई है, ऊपर ऑफेंसेस में यहाँ पे सेंटेंस तो होगी उसके खिलाफ, जब भी बुलाएं तो उसे अपनी सेंटेंस को पूरा करने के लिए आना होगा, टू अपीयर टू गेट सेंटेंस व्हेनेवर कॉल्ड। ठीक है, और ये सब रहेगा 3 साल तक, जो ये वाला है। ठीक है, ऑफेंस नहीं, ये वाली जो चीज़ है ये रहेगी 3 साल तक, आप उसको बुला सकते हैं, अपीयर करवा सकते हैं, टू गेट सेंटेंस, और रिलीज करेंगे जो बॉन्ड पे विद और विदाउट श्योरिटी, तो इसका टाइम पीरियड होगा 3 इयर्स। ओके, और उसके बाद कहा गया है जब तक ये ऑर्डर रहेगा बॉन्ड वगैरह पे, तो वहां पे पीस और गुड बिहेवियर आपको रखना होगा। शुड कीप, एक्यूज शुड कीप पीस एंड गुड बिहेवियर। ठीक है, ये पॉइंट्स में हो गया। प्रोवाइडेड क्या कहता है देखो, जो ऑफेंडर और श्योरिटी है उनका कोई फिक्स प्लेस होना चाहिए, रहने वाला, अबोर्ड माने रहने वाला स्थान, और रेगुलर ऑक्यूपेशन, या उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो रेगुलर कहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, किसकी, ऑफेंडर और श्योरिटी की। ओके, if any has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into bond। ठीक है, तो ऑफेंडर या श्योरिटी दोनों में से एक हो सकता है, एंड नहीं आएगा, और आएगा, यानी कि या तो ऑफेंडर हो या श्योरिटी हो, एक पर्सन जो है उसका फिक्स प्लेस ऑफ अवॉर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन होना जरूरी होगा।
सेकंड जो इसमें सबसेक्शन है वो कहता है कि ऑर्डर बनाने से पहले जो आप सबसेक्शन 1 में जो आप ऑर्डर दोगे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट का रिलीज करोगे, तो कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को भी कंसीडर करेगा. द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड इन रिलेशन टू द केस. थर्ड सबसेक्शन कहता है कि जब ऑर्डर सबसेक्शन 1 में बना, कोर्ट ये ओपिनियन रखता है दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर या और पब्लिक, अगर ज़रूरी है तो वो एक सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर देगा. उस सुपरविजन ऑर्डर की जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1 साल. ठीक है, मतलब 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, एज जो भी स्पेसिफाइड फिर ऑर्डर में होगा वो. ठीक है, यानी कि जो नेसेसिटी कब हुई, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर एंड इन द पब्लिक. ठीक है, 2 वर्ड इसमें आए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक. अगर ज़रूरी है तो एडिशन ऑर्डर देगा, कौन सा, सुपरविजन ऑर्डर. 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर. जो भी ऑर्डर में होगा कितने टाइम तक सुपरविजन ऑर्डर भी दिया जा सकता है, और किसके सुपरविजन में, प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में. ठीक है, उसके बाद है जब सुपरविजन ऑर्डर ऊपर थर्ड में दिया, ये फोर्थ सबसेक्शन है, व्हेन सुपरविजन ऑर्डर गिवन इन 3 थर्ड सबसेक्शन टू एंटर इनटू बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, तो वहां पे कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं. द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर subsection 3 shall require the offender before he is released to enter into a bond with or without sureties to observe the conditions specified in such order and such additional conditions. ठीक है, कुछ कंडीशन लगाई जाएंगी, कौन कौन से रिलेटेड होंगी, विद रेस्पेक्ट टू रेसिडेंस. ठीक है, घर के लिए हो सकती हैं, या कोई किसी चीज़ से परहेज, यानी कि कोई मान लो इंटॉक्सिकेंट है, ठीक है, तो उससे दूर रहने का, या कोई भी और मैटर हो सकता है. ये कंडीशंस के रिगार्डिंग, यानी कि इनके कॉन्टेक्स्ट में कंडीशंस जो हैं लगाई जा सकती हैं. ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू रेसिडेंस, अब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स और एनी अदर मैटर. ओके, और लास्ट इसका सबसेक्शन है 5th. कोर्ट जब भी सुपरविजन ऑर्डर बनाएगा 3 में, तो ऑफेंडर को एक्सप्लेन करेगा, उसको टर्म्स कंडीशन बताएगा उस ऑर्डर की कि ये आपको कंडीशन फॉलो करनी है, एंड शेल फोर्थ विद फर्निश 1 कॉपी ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर जो आपने 3 में दिया है, टू ईच ऑफ द ऑफेंडर्स, श्योरिटीज अगर कोई है, एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड. उन तीनों को क्या करवाएगा, कॉपी करवाएगा, अक्यूज्ड को और प्रोबेशन ऑफिसर को और किसको, श्योरिटी को. ठीक है, तो पूछा जा सकता है, प्रीलिम में आ जाए सपोज कि सुपरविजन ऑर्डर कहाँ दिए जाते हैं, पीओए एक्ट में, तो पीओए 1958 में, तो आपको बताना होगा कि सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3. ठीक है, सिंपल है. सेक्शन 5 देखिए क्या कह रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट्स. ठीक है, कोर्ट जब रिलीज कर रहा है 3 या 4 में, तो वो ऑर्डर कर सकता है रिगार्डिंग कंपनसेशन. ठीक है, और कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज अंडर सेक्शन 3-4 अगर फिट सही समझता है डायरेक्ट करेगा. कंपनसेशन पहले में है, कंपनसेशन किसका, कोई लॉस और इंजरी तो नहीं हुई उस पर्सन को, उसके लिए. और बी कहता है सच कॉस्ट्स ऑफ द, जो प्रोसीडिंग की कोई कॉस्ट आई है उनके लिए भी उन्हें कह सकता है भरने के लिए. ठीक है, किसे, अक्यूज्ड को. सेकंड सबसेक्शन कहता है अमाउंट ऑर्डर टू पेड अंडर 1, यानी कि यहाँ पे जो किया है उसे फाइन समझा जाएगा 386 और 387 ऑफ द कोड. ध्यान रखिएगा ये पुराने वाले एक्ट के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो ये कहता है कि जो भी अमाउंट आपने ऑर्डर किया है कोर्ट ने पे करने के लिए, तो रिकवर होगा किस तरह से, एज अ फाइन इन अकॉर्डेंस विद द 386 एंड 387 ऑफ द कोड. कोड यहाँ पे CRPC 1898. ओके,
और थर्ड सबसेक्शन कह रहा है मान लो सिविल कोर्ट में भी उसका जो है प्रोसीडिंग चल रही थी रिगार्डिंग इंजुरी हुई थी, लॉस हुआ था उसके कंपनसेशन के लिए, तो ये वाला जो कोर्ट है ये भी उसको कंसीडर में लेगा कि कोई सिविल कोर्ट में तो नहीं चल रहा, ट्राई हो रहा है सूट वहाँ पे और सेम मैटर पे है, तो वो डैमेजेस अवॉर्ड करते वक्त कंपनसेशन जो देगा उसको कंसीडर करेगा कि वहाँ तो कोई पे वगैरह के लिए नहीं कहा गया। तो ये हमारा हो जाता है सेक्शन 5। ठीक है, सिंपल सी इसमें चीज़ थी, थर्ड फोर्थ है काफ़ी इंपॉर्टेंट इस एक्ट में। सेक्शन 6 कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रीजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 21 साल से कम के ऑफेंडर हैं उनकी सजा पे। ओके, तो पर्सन्स अंडर 21 ईयर्स यानी कहता है कि मान लो कि जो पर्सन है वो 21 साल से कम है, कौन ऑफेंडर, जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है उसे पाया जाता है गिल्टी किस इम्प्रीजनमेंट में, लाइफ इम्प्रीजनमेंट में, यानी कि डेथ वाला नहीं है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट में उसे सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, पाया जाता है उसे इम्प्रीजनमेंट में बट नॉट विद लाइफ इम्प्रीजनमेंट। ओके, यहाँ पे ये नोट कर लेना। ओके, मैंने गलत लिख दिया, नॉट लाइफ इम्प्रीजनमेंट। ओके, तो डेथ तो आएगा ही नहीं इसमें। तो यानी कि पर्सन पाया जाता है 21 साल से कम और गिल्टी है, इम्प्रीजनमेंट कोई भी हो सकती है लेकिन लाइफ इम्प्रीजनमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड है। तो कोर्ट क्या करेगा, अगर उसे लगता है, ठीक है, अगर उसे लगता है कि मान लो ग्रेविटी ऑफेंस की ज़्यादा है, यानी कि उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द ऑफेंस, उसका कैरेक्टर, कि भाई इसे 3 और 4 में तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, सेंटेंस दे देगा। कौन, कोर्ट। ठीक है, वहाँ पे उसे सेंटेंस दे दी जाएगी और कोर्ट पास कर देगा ऑर्डर रिगार्डिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट ऑन द ऑफेंडर, लेकिन वहाँ पे रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा कि क्यों इस पे हमने 3 और 4 के जो पीओए में है वो अप्लाई नहीं किए। ठीक है, क्योंकि उसकी एज जो थी वो कम थी। ओके, सेकंड फिर कहता है फॉर सेटिस्फाइंग दैट कांट डील विद, यानी कि 3 और 4 में मान लो वो डील नहीं कर सकता विद एन ऑफेंडर, कोर्ट कॉल्स फॉर रिपोर्ट फ्रॉम प्रोबेशन ऑफिसर and any information relating to character and physical and mental condition of offender, यानी कि ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ, यानी कि अपने आप को सेटिस्फाई, जो ऊपर 1 का ऑर्डर दे दिया उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई 3-4 में डील नहीं करता, उस ऑर्डर को देने के लिए कोर्ट क्या क्या करेगा, रिपोर्ट बुलाएगा, किससे, प्रोबेशन ऑफिसर से, कंसीडर करेगा उसे, और जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कैरेक्टर, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर वो भी कंसीडर करेगा। सेक्शन 7 कहता है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। ये सिंपल है, 4(2) और 6(2) में अभी हम पढ़ के आए। जो ये रिपोर्ट होती है प्रोबेशन ऑफिसर की ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, प्रोवाइडेड कहता है कोर्ट में कम्युनिकेट इट टू ऑफेंडर एंड, मतलब जो भी ये ऑर्डर दिया जाएगा और ये कि भाई जैसे ऐसे रिपोर्ट है जो भी प्रोबेशन ऑफिसर की, ये किसे कम्युनिकेट करेगा, ऑफेंडर को, और उससे अपॉर्चुनिटी देगा कि कुछ एविडेंस अगर वो पेश करना चाहे तो। ठीक है, तो सेक्शन 8 है फिर वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, यानी कि कह रहा है कि जो एप्लीकेशन है प्रोबेशन ऑफिसर की, तो कोर्ट ने पास कर दिया ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, ठीक है, गुड कंडक्ट पे रिलीज करने का, तो कोर्ट जो है वेरी कर सकता है कंडीशन किसकी एप्लीकेशन पे, प्रोबेशन ऑफिसर, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 4 में और फिर मान लो एप्लीकेशन दे दी किसने, प्रोबेशन ऑफिसर ने, कि भाई ये कुछ कंडीशंस हैं ये फॉलो नहीं हो रही हैं, मान लो सुपरविजन ऑर्डर में ही आ गया, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे वो वेरिएट कर सकता है किसी भी कंडीशन को, या फिर हो सकता है वो अच्छाई में भी बोल दे कि हाँ ये अच्छी तरह फॉलो वगैरह करा है, तो या तो एक्सटेंड कर देगा बॉन्ड को, ठीक है, या फिर क्या करेगा, डिमिनिश भी कर सकता है। इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर एनी कोर्ट विच पासिस ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर इज ऑफ ओपिनियन
that in the interest of the offender and the public it is expedient to necessary to vary the condition of any bond entered जो भी offender से हुई है तो वो क्या करेगा, वेरी कर देगा, लेकिन चाहे वो एक्सटेंड करे, डिमिनिश कर रहा है तो ठीक है एक्सटेंड करे, ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल को एक्सीड नहीं करेगा। दैट इट शैल नॉट एक्सीड, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था 3 साल तक के लिए हो सकता है, ठीक है, तो उसे एक्सीड नहीं करेगा, बेशक आप कितना ही वेरी कर लीजिए, 3 साल से एक्सीड क्योंकि वो लिमिट है। फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर और बाय ऑल्टरिंग द कंडीशंस देयर ऑफ बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशन देयर इन, ओके। और प्रोवाइडेड कहता है कि कोई भी वेरिएशन बनती है, नो सच वेरिएशन शैल बी मेड, यानी कि जब भी आप वेरिएशन बनाओगे कोई बॉन्ड वगैरह में कंडीशन में, ऑफेंडर और श्योरिटी को अपॉर्चुनिटी दोगे सुनने की, ठीक है, सिंपल ये बात कहता है प्रोवाइजो। सेकंड सबसेक्शन कहता है मान लो कोई श्योरिटी रिफ्यूज, अब आपने वेरिएशन का ऑर्डर दे दिया, श्योरिटी कह रही है कि मैं तो नहीं मानूंगी इस चीज़ को, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, फ्रेश बॉन्ड के लिए बोलेगा ऑफेंडर को कि भाई वो तो नहीं उस पर रिलाई कर रहा है, उन कंडीशंस पे वेरिएट जो हमने की है 1 में 8 के 1 में, तो आप प्लीज़ फ्रेश बॉन्ड भरिए। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर उसको पकड़ के वापस ले आएंगे, जेल में डाल देंगे, सेंटेंस कर देंगे फॉर द ऑफेंस, सिंपल। थर्ड कहता है सबसेक्शन अननेसेसरी टू कीप हिम अंडर सुपरविजन देन डिस्चार्ज द बॉन्ड, ठीक है, कोर्ट जिसने ऑर्डर पास किया 4 में और में इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड एप्लीकेशन, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर ही होता है सारी जगह, क्योंकि अथॉरिटी यहाँ पे पूरे एक्ट में यही है मेनली, सेटिस्फाइड होता है कि ऑफेंडर का जो कंडक्ट है वो ऐसा है कि अननेसेसरी होगा उसको सुपरविजन ऑर्डर में रखने में, क्योंकि वो ठीक चल रहा है सपोज, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा बॉन्ड को, ठीक है ना। सेक्शन 9 फिर कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, वो थी वेरिएशन करना रिगार्डिंग प्रोबेशन की कंडीशंस पे। ये कह रहा है बॉन्ड की कंडीशन को फेल हो जाता है ऑफेंडर तो क्या होगा, कोर्ट ने पास कर दिया 4 में ऑर्डर, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए, छोड़ दिया उसे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, कोर्ट कुड हैव डील्ड विद ऑफेंडर इन ओरिजिनल ऑफेंस ऑन रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर दैट ही हैज फेल्ड एनी कंडीशन ऑफ बॉन्ड देन इशू वारंट और इज अरेस्ट इशू समन, ठीक है, क्या करेगा देखो, 4 का ऑर्डर पास कर दिया, अब क्या है, आपने कोई बॉन्ड की कंडीशन को फेल कर दिया तो कोर्ट क्या करेगी कि अरेस्ट वारंट इशू कर देगी या फिर समन जो भी, और आपको फिर दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। तो आपको सारी कंडीशंस और बॉन्ड वाली कंडीशंस ये अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, 8th अलग है, 9th अलग है। 8th किस पे आ रही थी, प्रोबेशन ऑफिसर ने एप्लीकेशन दी थी, और यहाँ पे किस चीज़ की आ रही है, स्पेशली बॉन्ड की आ रही है, ठीक है। इफ द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर विच कुड हैव डील्ट विद ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल, यानी कि कौन सा कोर्ट है जो ओरिजिनल ऑफेंस के ऑफेंडर को डील कर सकता था, अगर उसे लगता है फेल कर रहा है तो क्या करेगा, वारंट अरेस्ट या फिर अरेस्ट वारंट और समन भेज देगा। सेकंड देखो क्या कहता है, रिमांड करेगा, उसे कस्टडी में रखेगा जब तक या तो केस कंक्लूड ना हो या बेल अप्लाई यानी कि बेल ना दी जाए, तब तक उसे वहीं रखा जाएगा विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन द डेट विच इट में फिक्स फॉर हियरिंग। थर्ड सबसेक्शन में कहता है मान लो फेलियर होने के बाद, ठीक है, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग ऑफ द केस इज सेटिस्फाइड दैट ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ बॉन्ड या फिर जो भी एंटर्ड उसने किया है इट में, तो इसमें मेनली 3 में क्या है कि बताया है कि क्या क्या कर सकता है, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी थी सेंटेंस वाली कि वो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। यहाँ पे 3 में मेनली जो है आफ्टर फेलियर होने के बाद, किस चीज़ का फेलियर, कि बॉन्ड वगैरह का नहीं भरवा कंडीशंस फुलफिल की, तो क्या करेंगे, जो ओरिजिनल ऑफेंस है उसका सेंटेंस दे दिया जाएगा या फिर 50 रुपये की पेनल्टी
पहले टाइम में लगाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि पहली बार आपने अगर उस बॉन्ड को नहीं माना है, उसमें कोई कंडीशंस को नहीं माना है बॉन्ड में, तो फर्स्ट टाइम तो आपको 50 रुपीज़ के पेनल्टी, क्योंकि ये एक्ट 1958 में था तो 50 रुपीज़ उस टाइम काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, वो देगा। या फिर क्या करेगा, जो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसे सेंटेंस किया गया था वो, ठीक है। फोर्थ देखो क्या कह रहा है सबसेक्शन, पेनल्टी पे, मान लो ये वाली पेनल्टी पे नहीं हो रही, इसके रिगार्डिंग फोर्थ है, तो ये 50 रुपये वाला फाइन आप नहीं भर रहे तो फिर वो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस्ड खुद ही कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 10। सेक्शन 10 देखो क्या कहता है, प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज, यानी कि जो बॉन्ड भरवाते हैं, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, विद और विदाउट श्योरिटी, तो हो सकता है श्योरिटी के साथ करे तो क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे, तो देखो सेक्शन 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A, B, 515 CRPC, कौन सी पुरानी वाली 1898 वाली के प्रोविजन लग जाएंगे, और जो भी बॉन्ड श्योरिटी के जो प्रोविजन वहाँ हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। ये कोड कौन सा है, पुराने वाला, ठीक है, जो अब लेकिन अब CRPC 1973 में हम पढ़ते हैं, जो भी श्योरिटीज़ के हैं वो अप्लाई होंगे। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफेंसेस आपको 5 बस जो सेक्शन 3 में दिए हैं वो याद रखना, ठीक है, सेक्शन 3 में ही है, हाँ। तो उसके बाद है देखो हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट, यानी कि अपील रिवीजन की है मेनली बातें, ठीक है। कहता है ऑर्डर अंडर दिस एक्ट मे बी मेड बाय कोर्ट एम्पावर्ड टू ट्राई एंड ऑल्सो बाय हाई कोर्ट और अदर कोर्ट फॉर अपील रिवीजन, यानी कि अपील रिवीजन वो करवाएगी जिस ऑर्डर से अपील जिस कोर्ट में जा सकती है, या हाई कोर्ट भी उसमें आ सकता है, ठीक है। कोई ऑर्डर दिया है इस एक्ट में, ठीक है, कोई कोर्ट, किस कोर्ट ने, जो एम्पावर्ड है टू ट्राई और सेंटेंस द ऑफेंडर, और उसके अलावा जो हाई कोर्ट है वो भी अपील, उसमें अपील या रिवीजन में आ सकता है, या जो जिस कोर्ट ने ऑर्डर ये वाले दिए थे उससे जहां अपील जाएगी वो भी आ सकता है, ठीक है। दोनों बता दिए, क्लैरिटी नहीं बताई है, दोनों आएंगे हाई कोर्ट और अदर कोर्ट फॉर अपील और रिवीजन। कहता है ऑर्डर दो, सब सेक्शन 2 में कहता है जब भी ऑर्डर 3 या 4 का पास होगा मेड बाय एनी कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंडर हाई कोर्ट से अलग, तो अपील वही होगी जहां पे जिस पहले वाले कोर्ट ने उसे सेंटेंस किया था, तो उसकी जहां अपील हो सकती थी वहीं अब यहां पे अपील होगी। मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। मान लो सेंटेंस किसी एक कोर्ट ने किया, ठीक है, ए कोर्ट ने किया, बी कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया 3-4 वाला, ठीक है, जो ट्राई कर रही थी ऑफेंडर को, ठीक है। अपील जो है अब जहां ए वाले कोर्ट से अपील हो सकती थी, तो बी से जो अपील होगी वो वहां होगी जहां ए वाले से हो सकती थी। एक बार दोबारा बता देती हूँ। मान लो ए कोर्ट है, वहाँ जो मेन ऑफेंस है, मान लो आईपीसी का हो गया चोरी का, उसे कन्विक्ट किया था, दूसरे कोर्ट ने कर दिया उसको 3-4 में, भाई कोई बात नहीं इसको 3-4 में हम छोड़ देते हैं, 3 या 4 में छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने वाला जो 3-4 में था वो था बी, जिसने उसे कन्विक्ट ठहराया था, क्योंकि ये होता तो कन्विक्शन के बाद ही है ना, वो था ए। अब जो ए वाले कोर्ट में अपील जा सकती थी, वही कोर्ट जो होगा ए वाला, वो बी वाले कोर्ट की अपील ले सकता है, ये बात कह रहा है, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन के लिए मेन सब्जेक्ट बहुत हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, तो इनमें ज़्यादा मत होइए, सिंपल वे में कीजिए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आगे कहता है मान लो 21 साल से कम है या 21 साल का है और फाउंड गिल्टी है, कोर्ट डिक्लाइन करता है कि भाई मैं तो 3-4 में आपको नहीं लेता हूँ, आपको नहीं इसमें रिलीज करता हूँ, और सेंटेंस कर देता है, ठीक है, उसको जो मेन ऑफेंस था उसमें सेंटेंस कर दिया। अब जो है अपील लाई होगी, ठीक है, तो अपील कोर्ट वगैरह में वही जो मैंने आपको बताया पहले वाले कोर्ट में हो जाएगी। किस किस की एप्लीकेशन पे होगी, तो या तो खुद कर दे ऑन मोशन, यानी कि कोर्ट खुद ले ले,
या अपील किससे, जो कन्विक्ट हुआ है वो अपील कर दे, या तीसरा माना है प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें मेनली बताया है कि कौन कौन जो है एप्लीकेशन दे सकता है, और कोर्ट वहीं अपील जाएगी जहाँ पे ऑर्डिनरली अपील उस ऑफेंस से जा सकती थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कॉल फॉर एंड एग्जामिन रिकॉर्ड ऑफ केस एंड पास सच ऑर्डर, जो भी फिर ऑर्डर पास वगैरह किए जाएंगे, ये सिंपल कोई ऐसी बात नहीं, इसमें बस कहा गया है कि रिवीजन का जो है, और रिवीजन कौन करवाएगा, हाई कोर्ट। ठीक है, और अपीलेट कोर्ट फॉर सबसेक्शन एक बार देखते हैं। जब मान लो 3-4 का ऑर्डर बन गया ऑफेंडर के रिगार्डिंग, अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, जो रिवीजन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन, अपीलेट कोर्ट कौन सा, वही जो मैंने आपको भी बताया था कि जिसमें जा सकती थी, वही वाला जिसने 3-4 का ऑर्डर दिया है, उसकी भी अपील कहाँ गई, उस कोर्ट में जहाँ पे किसकी जानी थी, जो मेन जो ऑफेंस कमिट किया था उसकी। तो उस अपीलेट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट सेट असाइड कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर्स को, यानी कि कौन से ऑर्डर को, कि भाई इसको 3-4 में आपने क्यों नहीं रिलीज़ किया। ठीक है, इस तरह के ऑर्डर पास कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड प्रोवाइडेड दैट अपीलेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन रिवीजन, रिवीजन में ये दोनों कोर्ट जो हैं, जो पुनिशमेंट की जा सकती थी उससे बड़ी पुनिशमेंट नहीं लगाएंगे, सिंपल ये कहता है। ठीक है, ऑर्डर अंडर 3 या 4 में अपीलेट और या फिर हाई कोर्ट के पास पावर ऑफ रिवीजन है टू सेट असाइड कर सकती है। मान लो सेट असाइड कर दिया भाई 3-4 में जा सकता है, प्रोवाइडेड कह रहा है रिवीजन में ये दोनों कोर्ट हैं, अपीलेट और हाई कोर्ट, ये बड़ी पुनिशमेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, देन माइट दैट कोर्ट इन्फ्लिक्ट इन विच अफेंडर वाज फाउंड, यानी कि जो कोर्ट जिसने उसे गिल्टी ठहराया था वो लगा सकता था कोई भी पुनिशमेंट, उससे बड़ी पुनिशमेंट ये दोनों कोर्ट नहीं लगाएंगे। कांट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पुनिशमेंट, यानी कि मान लो ये 3 साल की लगा सकता था जो कोर्ट उसे ट्राई कर रहा था, तो उससे बड़ी पुनिशमेंट यूं नहीं कि आप 4 साल की लगा देंगे रिवीजन में, नहीं, आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ग्रेटर पुनिशमेंट देन माइट दैट कोर्ट इन्फ्लिक्ट इन विच ऑफेंडर वाज फाउंड गिल्टी, तो ये कोर्ट नहीं इन्फ्लिक्ट कर सकते। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में कुछ नहीं, केवल ये लिखा है अगर आप यहाँ कन्विक्ट हो रहे हो और 3-4 में आपको रिलीज कर दिया गया है तो आप डिसक्वालिफिकेशन सफ़र नहीं करेंगे। आपने फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ पे लिखा होगा हैव यू एवर डिसक्वालीफाई, ये वो आपको नो करना है अगर आप 3-4 में छूट के आते हो तो, कि आपको डिसक्वालिफिकेशन अटैच नहीं होगी टू कन्विक्शन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रोवाइजो कि मान लो 4 में आप रिलीज हो चुके और दोबारा सब्सिक्वेंटली सेंटेंस हो जाते हो तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्या अप्लाई नहीं होगा, ये ऊपर वाला, तब तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन झेलनी होगी, यानी कि दोबारा आप कर रहे हो, सिंपल ये बात है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन, जो रिलीज के बाद, किसमें 4 के रिलीज के बाद सब्सिक्वेंटली दोबारा ओरिजिनल ऑफेंस के लिए हो गया, तब आप ये जो है नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि आपको फिर डिस्क्वालिफिकेशन सफ़र करना होगा, ये वाला जो प्रोविजन है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। सेक्शन 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेशन ऑफिसर कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो हमने 2 वर्ड पढ़े थे, जो हमने डेफिनेशन वाला पार्ट किया था, कहाँ डिफाइंड है 2 के बी में, वहाँ पे क्या बताया था कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो अपॉइंट या रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। क्या है रिकॉग्नाइज, देखो पहला कहता है पर्सन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया। दूसरा देखो रिकॉग्नाइज्ड क्या कहता है कि अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया है, पर्पस बाय ए सोसाइटी, a person provided for this purpose by a society recognized in this behalf by the state government। लेकिन वो सोसाइटी रिकॉग्नाइज कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज का वर्ड आ गया।
और सी में 3 तरह की हो गई है यहाँ पे और लिखा है, यानी कि तीनों में से एक हो सकती है। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा पर्सन जो कोर्ट को लगता है, उसकी ओपिनियन है कि भाई ये ठीक रहेगा प्रोबेशन ऑफिसर के लिए। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लिखा है, यानी कि कुछ विशेष स्थितियों में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी जो उसे लगता है, उसकी ओपिनियन में है कि ये फिट होगा एज प्रोबेशन ऑफिसर। ओके, अब ये थी अपॉइंटमेंट, 3 हो गई, तीनों में स्टेट गवर्नमेंट ही है। सेकंड सबसेक्शन देखो क्या कह रहा है कि कोर्ट जो है पास करेगा 4 में ऑर्डर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा जिस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे वो ऑफेंडर रहता है, ठीक है, जहाँ पे वो ऑफेंडर रहता है वहाँ का डीएम may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order। यानी कि सुपरविजन ऑर्डर में एक प्रोबेशन ऑफिसर चाहिए होता है, हम पढ़ के आए हैं पहले। तो वो कौन कौन पास ऑर्डर कर सकती है? जिसने पास किया है 4 का ऑर्डर, या कौन कर सकता है? डीएम। कौन सा डीएम? जहां बच्चा वो जहां वो ऑफेंडर रहता है वहां का। किसको अपॉइंट करेंगे? प्रोबेशन ऑफिसर को। क्यों? सुपरविजन ऑर्डर के लिए। कौन कौन करेंगे? 4 के ऑर्डर वाली कोर्ट और डीएम। डीएम कौन सी? ये इस तरह से आप पढ़ें, अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। डीएम कौन सा? जहां पे वो ऑफेंडर रिसाइड करता है। ओके, उसके बाद देखो थर्ड जो सबसेक्शन है वो क्या कह रहा है कि प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में काम करेगा? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कौन सा डीएम? जहां पे ऑफेंडर रिसाइड्स करता है। ओके, सिंपल है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13, 14 दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन है, तो आप पहले लिखेंगे कहाँ डिफाइन किया गया है, कैसे अपॉइंट होता है, और ड्यूटीज़ हैं सेक्शन 14 में। क्या क्या ड्यूटी हैं देखो, ड्यूटी बताई है। इंक्वायर करेगा इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट जो जैसे उसको डायरेक्शन देगी वैसे वो काम करेगा। इनटू द सर्कमस्टेंसेस और होम सराउंडिंग्स ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि जिसने ऑफेंस किया है उसकी होम सराउंडिंग्स वगैरह की रिपोर्ट वगैरह जो डायरेक्शन उसे दी गई है तैयार करेगा। with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit reports to the court, यानी कि उसकी सराउंडिंग्स वगैरह देखते हुए उसके घर की किस समाज में वो बैठता है और बेस्ट मेथड बताएगा कि किस तरह से उसे डील किया जाना चाहिए। बी कहता है सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्सन प्लेस्ड, यानी कि उसके सुपरविजन में कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, मान लो प्रोबेशन ऑफिसर उसके अंडर में हैं, उनको सुपरवाइज भी करता रहेगा। सी कहता है एडवाइज असिस्ट करेगा ऑफेंडर्स इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कॉस्ट्स आर ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने जो कंपनसेशन वगैरह के लिए ऑर्डर किया है वहां पे एडवाइज असिस्ट कर सकता है। 4 में असिस्ट कर सकता है, एडवाइज एंड असिस्ट इन सच केसेस एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स हु हैव बीन रिलीज्ड अंडर सेक्शन 4, और ई में फिर वही परफॉर्म अदर ड्यूटीज। ओके, सेक्शन 15 है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। कहाँ है पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड? सेक्शन 21 आईपीसी। वहाँ पे जो है इन प्रोबेशन ऑफिसर को क्या मान लिया जाएगा कि ये भी पब्लिक सर्वेंट है एज पर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 16 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी सूट या कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी क्योंकि उन्होंने जो वो सारा अगर किया है गुड फेथ में काम। और स्टेट गवर्नमेंट भी और प्रोबेशन ऑफिसर भी या कोई और ऑफिसर भी जो इस एक्ट में अपॉइंट हुए हैं। कौन कौन से और हो सकते हैं? जो ये प्रोबेशन का था ना, सुपरवाइज प्रोबेशनर्स, तो ये भी तो यहाँ अपॉइंट हो सकते हैं, तो वो उनके खिलाफ भी नहीं किया जाएगा। सेक्शन 17 कहता है पावर टू मेक रूल स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। राजस्थान 2016 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर बनाएगी क्या? रूल। तो पीटी मार्क कर लेना, आ चुका है ये। और सेकंड कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल
जो हैं किस किस के रिगार्डिंग होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, उनकी ड्यूटीज़ और उनकी 13(1)(b) में कंडीशंस जो हैं, और पेमेंट, रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस जो हैं प्रोबेशन ऑफिसर के, या किसी और मैटर पे भी रूल बना सकती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसमें बता दिया सेक्शन 17 में कि रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, कंसल्टेशन वर्ड नहीं है, अप्रूवल है। ये 3-4 ऑप्शन में आ सकता है। मान लो कंसल्टेशन आ गया, अप्रूवल आ गया, तो आपको अप्रूवल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव करेगी। ओके, उसके बाद है ई हो गया हमारा सबसेक्शन 3, रूल जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर में वो जो भी ले डाउन किए जाएंगे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 18 है, वेरी हाँ सेक्शन 18-19 है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इफेक्ट नहीं होंगी मतलब इस एक्ट की जो भी चीज़ें हैं इस एक्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो इन तीनों को इफेक्ट नहीं करेंगी। किस किस को? 31 का सेक्शन किसका? रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897, सेक्शन 5 ऑफ दो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बोर्स्टल स्कूल सुधार गृह वगैरह होते हैं जो, और उनके कोई भी रिलेटेड कोई कानून है उसको क्या करेगी? इफेक्ट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? ये एक्ट इफेक्ट इनको नहीं करेगा, इन तीनों को। लास्ट इसका सेक्शन 19 है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पीटी मार्क कर लेना। सेक्शन 562 ऑफ कोड, यानी कि इस कोड का जो सीआरपीसी का है, नोट टू अप्लाई इन सर्टेन एरिया, यानी कि सेक्शन 562 किसका? सीआरपीसी 1898 का, और वहीं लिख लीजिए ये अब की सीआरपीसी में है 360, सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी 1973। यानी कि क्या कह रहा है देखो, मेनली कि जो भी इस एक्ट को स्टेट अप्लाई कर देगा वहां पे ये रूल अप्लाई होंगे, वहां पे ये वाला सेक्शन सीआरपीसी का नहीं लगेगा। ठीक है, subject to the provision of section 18, section 562 of the code shall cease to apply to the states or parts where this act is brought into force। यानी कि मैंने देखो हिंदी में भी लिख दिया है, जहां ये एक्ट लगेगा, कौन सा? POA 1958, वहां सेक्शन 360 सीआरपीसी 1973 नहीं लगेगा। और ये 360 सीआरपीसी कौन सा है? जो इस सेक्शन में लिखा है 562 ऑफ सीआरपीसी 1898 नहीं लगेगा। ठीक है, ये पुरानी का था, ये नया सेक्शन जो अब 1973 जो हम पढ़ते हैं मेनली एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये अगर एक्ट जहां लग गया, जैसे राजस्थान में मान लो ये स्टार्ट हो गया 1 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, 1962 में अप्लाई हो गया राजस्थान पे, तब सीआरपीसी का केवल सेक्शन 360 नहीं लगेगा, ये एक्ट लगेगा। और सेक्शन 360 सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है? पुरानी वाली का 562, जो बेयर एक्ट में 562 यूज हुआ है। इसके ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। गाइस, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट एक्ट में कौन सा उठाऊं मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।